नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली होने वाली है। आज हरिद्वार लोकसभा की 14 विधानसभाओं में आज रैली होने वाली है। हर विधानसभा में 4 सेंटर पर एलईडी लगाई गई है। सीएम समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता इस वर्चुअल रैली में शामिल होने वाले हैं, तो इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली है। इसको लेकर हरिद्वार लोकसभा की 14 विधानसभाओं में रैली होगी और इसको लेकर तैयारी कर ली गई है। हर विधानसभा में 4 सेंटर बनाए गए हैं, एलईडी लगाई गई है। सीएम समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता इस वर्चुअल रैली में शामिल होंगे। और पिथौरागढ़ से बड़ी खबर लेते हैं। यहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज दौरा होने वाला है। रामलीला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 2 बजे यहां पर जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। तो पिथौरागढ़ से बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा होने वाला है। रामलीला मैदान में वो पहुंचने वाले हैं, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे जेपी नड्डा। और देहरादून से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। यहां पर सीएम धामी का आज 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा होने वाला है, जिसमें कोटद्वार में एक जनसभा और जनसंपर्क करेंगे सीएम। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ऋतु खंडूरी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे सीएम। हरिद्वार के लक्सर में भी इंडोर मीटिंग का कार्यक्रम सीएम का रखा गया है। दोपहर 2 बजे से हरिद्वार लोकसभा की विजय संकल्प सभा यहां पर सीएम करने वाले हैं। और एक बार फिर से बीजेपी का मैनिफेस्टो टल गया है। अब आज नहीं, कल जारी होगा मैनिफेस्टो। बीजेपी 2 बार अपने मैनिफेस्टो की जो तारीख है उसे टाल चुकी है। प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली को इसका कारण बताया जा रहा है। तो आज भी बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी नहीं किया जाएगा। अब बताया जा रहा है कि मैनिफेस्टो कल जारी होगा। इससे पहले 2 बार अपना मैनिफेस्टो की तारीख बीजेपी टाल चुकी है। और आज जो मैनिफेस्टो टलने का कारण बताया जा रहा है, वो बताया ये जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली है, इस वजह से मैनिफेस्टो को टाल दिया गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अब जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, बीजेपी ने अपने प्रचार को तेज कर दिया। आज जहां पर प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली होने वाली है, वहीं जेपी नड्डा और सीएम धामी भी अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगे और वहां पर प्रचार करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री की जो वर्चुअल रैली है उसकी तैयारियां किस तरह से की गई है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहली वर्चुअल रैली हो रही है लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से, वो हरिद्वार में होगी आज। इससे पहले अल्मोड़ा में 4 तारीख को प्रस्तावित थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वहां पर प्रधानमंत्री की रैली नहीं हुई। तो कुल मिलाकर बीजेपी के कोई भी जो यहां पर प्रत्याशी है, सबका फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। आप कहीं पर भी इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे तो आपको यही सुनाई देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपको यहां पर मोदी नाम पर वोट मांगा जा रहा है। और आप ये भी देखेंगे उत्तराखंड की पुकार मोदी धामी सरकार, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर बीजेपी इस वक्त जनता के बीच है कि डबल इंजन की यही सरकार आपको वो भरोसा देगी। तो आज प्रधानमंत्री के हरिद्वार में वर्चुअल ये सभा है, जिसे विजय संकल्प सभा नाम दिया गया है। इसमें 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लक्सर में रहेंगे। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं वो सभी अलग अलग जगहों पर रहेंगे। और जेपी नड्डा, उनके आज 2 रैलियां कुमाऊं में है, एक जनसभा वो कैंट देहरादून में करेंगे आज शाम में। तो आप अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नाम पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं 70 विधानसभा सीटों पर, जिनमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनेक्ट करके चल रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल सभा होगी तो आज हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र, फिर बाकी 4 लोकसभा क्षेत्र और बचते हैं। तो दिन, क्योंकि 6 दिन बचे, इस 6 दिन में अब पूरा ये अभियान आगे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इलेक्शन अब नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रचार भी तेज हुआ है। नीलू, ठीक है, मतदान को सिर्फ 6 दिन दीपांकर बाकी है, लेकिन जैसे जैसे सामने तारीख आती जा रही है, प्रचार तो तेज होता जा रहा है। लेकिन जिस मैनिफेस्टो की बात लगातार बीजेपी करती रही है, उसमें बहुत कम दिन बच गया है। अब रोज तारीखें टाली जा रही हैं। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है? ठीक है, अपने अपने मुद्दे उठाकर बीजेपी अपने काम को बता रही है, लेकिन अगर मैनिफेस्टो को रखेंगे तो आगे 5 साल का खाका भी लोगों के बीच में रखा जाएगा। तो इसमें देरी हो रही है। अब कब मैनिफेस्टो को जारी किया जाएगा?
नीलू, पहले मैनिफेस्टो के लिए तारीख तय की गई थी 7 फरवरी की, लेकिन आज भी ये मैनिफेस्टो जारी नहीं हो रहा है। खबर यह है कि अब ये मैनिफेस्टो कल जारी होगा, क्योंकि 8 तारीख के बाद 12 तारीख की शाम 5 बजे तक प्रचार चलेगा चुनाव का। तो आप इतने कम दिनों में मैनिफेस्टो को किस तरीके से पब्लिक के सामने रखेंगे? इसके पीछे क्या रणनीति बीजेपी की है? क्या बीजेपी ये सोचती है कि लास्ट टाइम पर अगर हम मैनिफेस्टो को रखेंगे तो पब्लिक के दिमाग में वो सीधे हिट करेगा, या फिर बीजेपी ने जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जैसे प्रियंका गांधी ने देहरादून में लॉन्च किया उसको बेस बनाकर आगे चलेगी कि उसमें क्या नई बातें हैं, जो हम उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, हम जनता से क्या नए वादे कर सकते हैं? तो पर ये बात, आपका जो सवाल है वाजिब सवाल है कि आप अगर इलेक्शन में और अब प्रचार में सिर्फ 6 दिन का वक्त बचा है और तब आपके मैनिफेस्टो में अगर देरी होती है तो क्वेश्चन जरूर होता है। नीलू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुद्रपुर के सुंदरपुर गांव में प्रचार के दौरान बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल समर्थकों में टकराव का मामला अब तूल पकड़ चुका है। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी लॉकेट चैटर्जी की ओर से अभद्रता और बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई के आरोप में ठुकराल ने पलटवार किया है। उन्होंने उस घटना का वीडियो जारी करते हुए कहा कि बीजेपी की ओर से बौखलाहट में झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके और बीजेपी के समर्थक आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद वहां पर जान की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने न सिर्फ अपने समर्थकों को समझाया बल्कि वाहनों को निकलवाया था, लेकिन लॉकेट चैटर्जी के साथ उनके किसी समर्थक ने कोई बदसलूकी नहीं की थी। ठुकराल ने चुनाव आयोग से घटना के बाद धरना प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए कि जिन लोगों ने धरना दिया, कोविड के नियमों का उल्लंघन किया, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। आप लोग तहरीर दी है भाई साहब क्या आपके? हमने भी तहरीर दी है। जब हमें मालूम पड़ा, उल्टा तहरीर दे दी पहले ही। हमारी भी तहरीर चली गई है और पुलिस से हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय करेगी। और रुद्रपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोरा के लिए डोर टू डोर कैंपेन करने के साथ ही नुक्कड़ सभा कर वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में लहर बनी हुई है और भारी बहुमत से बीजेपी की दोबारा सरकार बनने जा रही है। जबरदस्त माहौल है और जहां भी जा रहे हैं तो चेहरे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आ रही है और रुद्रपुर की सीट भी बहुत अच्छे मतों से हम विजय पा रहे हैं। लोगों के हाव भाव, लोगों के बात करने का तरीका, ये सब पहले ही पता लग जाता है। और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अल्मोड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। वहीं उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की सरकार से खुश है और देश भर के 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में अधिकांश राज्यों में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। देखिए, माहौल बहुत अच्छा है और उसका एक मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से हर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र के अंदर मोदी जी के नीचे जो काम हुआ है, उससे लोगों के अंदर उत्साह है और लोग चाहते हैं कि ये प्रगतिशील पॉलिसीज़ जो है ये चलती रहे, ताकि देश का, सामान्य जन का, गरीब का, वंचित का, किसान का, सबका बदलाव। और विकासनगर से बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान के समर्थन में शहनवाज हुसैन ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले बंगाल और बिहार के चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट मिली थी, अब उत्तराखंड की बारी है। यहां पर कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत पर भी कटाक्ष किया। राजनीति से मेरा मन उब रहा है, फिर दूसरे दिन पता नहीं कौन सी गोली खा के तैयार हो नए कपड़े पहनते तैयारी करने लगते हैं। ये जात और धर्म के नाम पर उत्तराखंड को बांटने वाली कांग्रेस। और चुनावों में सभी राजनीतिक दलों के लिए पलायन एक मुद्दा रहता है, लेकिन चुनाव के बाद क्या ये एक मुद्दा रहता है? आइए आज आपको एक ऐसे ही गांव लिए चलते हैं जहां पर सड़क ना होने से पलायन हो गया और फिर कभी कोई नेता इस गांव में नहीं आया। खंडहर बने घरों में रखा टूटा फूटा सामान, बंजर दिखाई पड़ रही जमीन,
ये बताने के लिए काफी है कि कभी यहाँ इंसानी बस्ती रही होगी, लेकिन आज ये जगह जंगलों से पूरी तरह घिर गई है। अब यहाँ के घरों की दीवारों पर सांपों ने अपना घर बना लिया है। ये खौफनाक तस्वीर है टिहरी जिले के सीमांत गांव बरकोटी की, जो देहरादून से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। न्यूज 18 की टीम भी यहाँ ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरी। इन रास्तों पर अब सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कभी यहाँ से लोग आवाजाही करते रहे होंगे। पलायन की ये तस्वीर दिखाती है कि दुर्गम पहाड़ों की स्थिति क्या होगी। इस गांव में करीब 30 परिवार रहते थे, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव और रोजमर्रा की जरूरतों से जूझते हुए ग्रामीणों ने पलायन करने में ही अपनी भलाई समझी। वापिस सारा गांव यहाँ पहुंच जाएगा। ये तो धरती ऐसी है, लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ और बम्बई और कलकत्ते के जा रहे। पहाड़ की धरती सारी पलायन कर दी गवर्नमेंट ने। हम स्कूल पढ़े, कक्षा 1 से नीचे गए, रोज आना जाना, और जब सड़क नहीं थी तो बाद में बहुत दिक्कत आई। और सड़क अगर बन जाए तो हम आज भी घर बनाने के लिए तैयार हैं। मतलब हम ये लिख के देने के लिए तैयार हैं कि अगर सड़क बन जाए तो हम तुरंत मकान बनाएंगे और यहीं रहेंगे और इस गांव को आबाद कर देंगे। पलायन के लिए गांव तक सड़क का न होना एक बड़ी वजह है। बरकोटी गांव की भी ऐसी ही समस्या रही। गांव में जब किसी वजह से एक बार पलायन शुरू हो जाता है तो उसे रोकना काफी मुश्किल होता है, और चुनाव में पलायन कोई मुद्दा न होने से सरकारों के प्रति लोगों में भारी नाराजगी है। पलायन इसलिए भी मुद्दा नहीं है क्योंकि पहाड़ के जो गांव हैं, जो मेरी समझ में आता है, पहाड़ के जो गांव हैं वहां पर अब उनको वोटर कम नजर आते हैं। उनको लगता है कि वहां 3 घर हैं या 4 घर हैं, वहां तक सड़क बनाकर क्या मिलेगा। अगर वो शहर की सड़क बना देते हैं तो शहर में उनको ज्यादा वोटर को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जिसके लिए 2017 में पलायन आयोग का भी गठन किया गया। पलायन आयोग की ही रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में करीब 750 गांव ऐसे हैं जो घोस्ट विलेज में तब्दील हो चुके हैं। ऐसा ही एक ये गांव है बकरोटी, जो देहरादून से मात्र 30 किलोमीटर दूर पे है, लेकिन सड़क और बिजली न होने के चलते आज इस गांव में भी पलायन हो चुका है। 4 साल पहले ही इस गांव में कुछ लोग रहते थे, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी न होने के चलते आज ये गांव भी घोस्ट विलेज में तब्दील हो चुका है। मैं सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज 18 बड़कोटी। और कोरोना महामारी के 2 साल बाद फिर से औली में सोमवार से बुधवार तक राष्ट्रीय स्कीइंग खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों की 17 टीम शामिल हो रही है। खेलों के आगाज से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार को खेलों का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के द्वारा किया जाएगा। हालांकि लता मंगेशकर की मृत्यु के बाद राज्य में राष्ट्रीय शोक है, इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन खेलों के उद्घाटन में नहीं किया जाएगा। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।